नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सब के लिए एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तेरा हाथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गज़ाला ने अंगूरों की खाली टोकरी दीवार पर खींच मारी। लानत लानत लानत, उसने निज़ाम आलम पर गुस्सा उतारा। हर टोकरी खाली। उसे कई रोज़ से पता था कि अंगूरों की टोकरी खाली हो चुकी है, फिर भी खाली बटुए, खाली शक्करदानी, खाली मर्तबान और खाली डिब्बों में हाथ आदतन रेंग जाता। इस खालीपन पर उसे बहुत झुंझलाहट हो रही थी। और फिर अम्मी की खाली आंखों से तो उसे डर लगने लगा था। अम्मा जान से अम्मा जानी और फिर उतावली में वह अम्मी बन गई थी। ना जाने उसे क्यों जल्दी पड़ी रहती। ऐसी गुफ्तगू कि आधे अल्फाज और पूरा मतलब ही बात का ख़त्म हो जाता। चलती तो यूं जैसे लपक झपक भाग रही हो। बेटी जान, लड़कियां यूं बछड़ों की तरियों धमाधम नहीं चला करती। कुंवारी लड़कियों की चाल में नज़ाकत होनी चाहिए, जैसे नसीमे सहर खरामा खरामा सब्ज़ाज़ारों पर अटकेलियाँ करती। अम्मी को खांसी ने आ दबोचा, वरना वह बेचारी हसीन बात कहने जा रही थी। अम्मी की खांसी इंतहाई डरावने सुर इख्तियार करती जा रही थी। रुब्बे सूस, बनफशा, तूमे रेहां, अल्लम गल्लम उनकी खांसी से नबर्द आजमा नहीं हो पा रहा था। अम्मी को जब भी खांसी जुकाम की शिकायत हो जाती, नाना हुजूर उन्हें शिमला या देहरादून ले जाया करते थे। अल्लाह आमीन की 2 बेटियां थीं। खाला अम्मा और अम्मी के दरमियान कितने ही मामू खालाएं पैदा हुई, लेकिन इन 2 के सिवा किस्मत में औलाद ही न थी। खाला अम्मा पाकिस्तान चली गई थी और ठाठ कर रही थी। सब औलादें कामयाब, शादियां करके अरब मुल्कों, अमेरिका और इंग्लैंड में जम चुकी थी। अल्लाह तेल के ज़खीरों को सलामत रखे, कितने कुनबों को पाल रहा है। कभी दिन अच्छे थे। अब्बा हुजूर का क्या दबदबा था। खुले हाथ का खर्च, विलायती मेहमान आया करते थे। शिकार का गलगला मचता। घर पर अनगिनत लौंडियाँ, बांदियाँ, मुलाजिम छोकरे भरे पड़े थे। इकलौती बेटी गज़ाला माँ बाप की आंखों का तारा थी। कितने नाज उठाए जाते थे उसके। कॉन्वेंट में तालीम मिली, मगर सीनियर कैम्ब्रिज करने से पहले ही हालात का मनका ढल गया। अब्बा जान अच्छे भले शिकार को गए, वापस लाश आई। हार्ट फेल हो गया। ना जाने गर्लफ्रेंड और यार दोस्त कहाँ फुर से उड़ गए। गांव के लोग लाश लेकर आए और एक आदमी की मौत सारे टाट प्लान की मौत साबित हुई। अम्मी के तो होश व हवास गुम हो गए। अब्बा हुजूर इधर उधर मुंह मारते थे, लेकिन बेगम से हमेशा आप अदब से बात करते थे। खाला अम्मा बड़ी तर्रार थी, पढ़ी न लिखी मगर अच्छी खासी पॉलिटिशियन थी। खालू मियाँ को जूती की नोक के नीचे दबाकर रखती थी। 8 बच्चे हुए भी दमखम वही था। खालू मियाँ वतन छोड़ने पर किसी तरह तैयार न होते थे, मगर उन्होंने 2-3 खेपों में बच्चे पार किए और सब कुछ औने पौने बेच मियाँ की नकेल पकड़ चल दी। अम्मी आहें भरती रह गई। अब्बा हुजूर ने पट्टे पर हाथ ही न धरने दिया। गज़ाला ने उन्हें कभी संजीदा नहीं देखा। वह भी बेटी की तरह बेचैन बोटी थी। 2 घड़ी थमकर सोचना, मुस्तकबिल पर नज़र डालना उनके खमीर ही में था। सांवला सलोना रंग, दराज कद, खासे बारबरा कॉटलैंड के हीरो थे। क्या बांके अंदाज से घने बालों वाले सिर पर हैट लगाते थे और काला चश्मा इंतहाई रंगीन और पुरअसरार। अम्मी लाख उनसे रूठे, जलथल आंसू बहाए, पर वह निहायत ढिठाई से दनादन इश्क दागते। जब एक गर्लफ्रेंड से मार कुटाई तक नौबत पहुंच जाती, तो फ्लैश की बैठकें, शिकार पार्टियां, क्लबबाजी और विस्की के दौर। गज़ाला ने हमेशा उनके मुंह से भपके निकलते सूंघे। जब भी वह उसे प्यार करते और किए जाते, यहाँ तक कि वह रो पड़ती कि उन भपकों से उसे मतली होने लगती थी। तब वह कुछ खिसियाने से गुद्दी खुजाते बाहर चले जाते। अम्मी निस्वानियत की पोट थी। फ़ज़ की नमाज पढ़ के हल्का सा नाश्ता करती, धान पान तो थी ही। नफीस लिबास पहनकर आमना बी से चोटी गुथवाती,
पाउडर लिपस्टिक भी लगाती और पान की धड़ी भी जमाती। बेटी जान, बन सवर कर रहा करो, मर्द का दिल जीतने के लिए जतन करने पड़ते हैं। मगर मर्द कमबख्त घर पर टिके जब ना, सुबह जाता है, रात गए बांकरता दनदनाता नशे में धुताता है और कपड़े बदलने से पहले गाफिल हो जाता है। अम्मी निहायत रुआसी, इख्लाज़े कल्बे की बीमारी में हैरतज़दा बेबस सी टुकुर टुकुर देखा करती और आंसू बहाया करती। ना जाने अम्मी की आंखों में कितना पानी भरा था। रुमाल पर रुमाल भिगोती। अब्बा हुजूर आंसू की पहली ही बूंद पर सैलाब ज़दा मखलूक की तरह गुद्दी खुजाते बाहर भागते और फिर उनके घोड़े की टापों की गूंज पर अम्मी कुछ और आंसू बहाकर शल हो जाती। काश वह उनकी गर्लफ्रेंड की तरह ऊंचे ऊंचे कहके लगाकर विलायती गालियां बक सकती, घोड़े पर उनके साथ शिकार पर जा सकती, 2 घूंट विस्की ही पी लेती। कैसी कैसी अब्बा हुजूर ने मिन्नतें की, बेगम मेरी जान, 1 घूंट चक्कर तो देखो, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। बाखुदा अम्मी के नरमो नाजुक होठ लरसते और आंसुओं के आबशार चल पड़ते। खाला अम्मा एक बदसात, वह अपने हाथ से पैक बनाकर मियाँ को देती और जब वो जिद करते तो गिलास में आधा इंच विस्की में लबालब सोडा छोड़कर साथ देने लगती। खुदाए मजाजी का हुक्म औरत के लिए हुक्म खुदा के बाद दर्जा रखता है। वैसे उनकी कनीज़ गुलनार का कहना था, जब मियाँ घर भी नहीं होते तब बेगम साहिबा अकेली ही प्याला पैग मारती है। नवाबी खानदानों में रिवाज आम है, खवातीन डटकर पीती है। वैसे खाते पीते खानदानों में भी खवातीन परहेज नहीं करती और निचले तबके में तो चलती ही है कंडी की अप्सरा। लेकिन अब गजाला की समझ ने काम करने से इनकार कर दिया था। कॉन्वेंट की फ़ीस अदा ना करने की वजह से वह अब्बा हुजूर के सामने ही निकाल दी गई थी। वह बेहद बर्फ़ रोकता हुए थे और कॉन्वेंट की ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी थी। फिर शायद भूल भाल गए। क्या हंगामे थे कि गरीब को दम मारने की फुर्सत न थी और फिर हार्ट अटैक ने आन दबोचा। शुक्र है कि बचपन से ही फर अंग्रेज़ी बोलने की मशक़ा थी, मगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी न था। जब अब्बा हुजूर के हार्ट फेल होने के बाद पता चला मुआमला बिल्कुल खुल्लक है और उस पुरानी कोठी के सिवा कोई और सहारा नहीं, तो हवास गुम हो गए। पाकिस्तान से दूल्हा वसूल करने की भी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। खाला अम्मा के सब लड़के बड़ी अमीर ससुरालों में खप चुके थे। एक विलायती मेम के साथ इंग्लैंड में जम चुके थे। सारी सहेलियां जो बचपन में गजाला को अपनी बहू बनाने की धमकियां दिया करती थी, ना जाने कहाँ गारत हो गई थी। एक बुआ रह गई थी, विरसे में मिली थी तो तनख्वाह तो देनी नहीं पड़ती थी। मियाँ छोड़कर ना जाने कहाँ उड़न छू हो गया था। एक मीर साहब थे, सारी उम्र मकतब में कुरान और उर्दू पढ़ाई। फिर अब्बा हुजूर ने मुंशी का उदा दे दिया। जब आंखों से लाचार हुए तो ड्यूटी पर सूंड सी डाले बैठे रहते थे। उनका एक घामई सा लड़का था, गफूरा, ऊपर का काम किया करता था, निहायत मिस्कीना और बुज़दिल। अब्बा हुजूर एक दिन शिकार पर ले गए तो बंदूक के धमाके से लरस कर रोने लगा। यह सैयद काफ़ी ढीले होते हैं। जब कोठी के मकीनों पर बुरा वक्त पड़ा तो मीर साहब तो बिल्कुल ही फप्पस हो गए थे। मस्जिद में जा बैठे थे। अल्लाह के नेक बंदे साल में एक आध जोड़ा भी दे देते। वैसे जब महंगाई न थी तो मुल्ला भी संग खिला देता था। उन्होंने कभी हाथ ना फैलाया, पर नेक बंदों के दिल में कभी तरस जागता तो पेट का सहारा हो ही जाता। गफूरा जूतों के एक कारखाने में काम सीखकर कुछ कमाने लगा था और जब मीर साहब अल्लाह को प्यारे हुए तो वह दुनिया में अकेला रह गया। ज़हनी तौर पर तो वह हमेशा ही यतीम था। काफ़ी अरसे से गजाला को अजीब सा एहसास हो रहा था। गफूरा जब भी किसी काम से आता चोरी चोरी उसे ताका करता, लेकिन जैसे ही वह उसकी नज़र को पकड़ना चाहती पलकें झुका लेता। गजाला को उससे चिढ़ थी। बेहंगम, लंबा, कंधे झुके और खशाखशी बाल, खुदा जाने किस रंग के होंगे। सफ़ेद चंदिया पर इतनी हकीर 24 पैदावार खाक रंग जमाती। बड़े बड़े कान, बड़े बड़े हाथ पाँव,
अजीब ऊंट जैसी उचकती हुई चाल। दांत पता नहीं कैसे होंगे, कभी हंसता ही नहीं जो पता चले। आंख मिला ले तो पुतलियों का रंग मालूम हुआ। ऊंचा शरई पजामा, नीचा कुर्ता और जर्द मशीन के काम की कलफदार टोपी। बिल्कुल मीर साहब जैसा लिबास। रोज़े नमाज का निहायत पाबंद। उसे हमेशा गजाला बीबी कहता था। हालांकि वह अब बीबी नहीं रही थी। 24वां बरस चल रहा था, मगर अम्मी हमेशा उसकी उम्र में खासे ढेरों साल हड़प कर जाती थी। वह उसे 20 से ऊपर उठती देखने को तैयार नहीं थी। 18 बरस की उम्र में तो उनकी गोद भर गई थी। फिर पूत जाता रहा तो 2 साल बाद गजाला पैदा हुई। ज़्यादा से ज़्यादा 44 बरस की होंगी, मगर काफ़ी बाल सफ़ेद हो गए थे। जिल्द को ढलकने की गुंजाइश न मिली थी कि जिस्म पर गोश्त ही कम था। गजाला बीबी। गफूर ने रबड़ के जूते दहलीज पर देखकर उनसे नज़र न उठाई। गफूरा, तुम्हारे हलक में क्या मोरी की कीचड़ फंसी हैं? जी जी नहीं तो। नज़रें नीची। तो फिर तुम गैन को गाफ और ज को ज क्यों बोलते हो? मेरा नाम गजाला नहीं गजाला है। जी गजाला। पाजी कहीं का बन रहा है। गजाला चिढ़ गई। अम्मी ने कोई नर्म सा नाम क्यों न रखा? कॉन्वेंट में लड़कियां और उस्तानियां गैन नहीं बोला करती। गैन, खे, काफ निहायत खौफनाक आवाज़ें हैं। ना अंग्रेज़ी में ना हिंदी में। बस ड, ग, ड, फ भी तो मीठी थी। हम भी आज से तुम्हें गफूरा कहेंगे, समझे? जी। गफूरा को पहले ही उसके यार दोस्त गफूरा कहते थे। उसे एहतियाज की कोई वजह ना नज़र आई। गैन हलक से नहीं निकलती। जी निकलती है तो बोलो गैन। जी गैन। गजाला का पारा चढ़ गया, जान को आ गई, बिल्कुल सिर पर सवार हो गई। कमीने, आज तुम्हें गैन बुलवा कर छोड़ूंगी। गफूरा की गिग्गी बंध गई। भाग भी न सकता था। गजाला बीवी से उसका दम निकलता था। क्या ततैया की तरह भिनभिनाती थी। उसके कान लाल हो गए। कमबख्त कत्थे के रंग का हो गया था। अम्मी कहती थी, जब छोटा सा था तो फूल की तरह सुर्ख सफ़ेद था। बर्तन, झाड़ और फिर धूप में जल के रह गया। गजाला की सहेलियां हाइड्रोजन और अमोनिया मिलाकर ब्लीच किया करती थी। उसका जी चाहा गफूरा को उसी मलूल के कराबे में डुबो दे और इतनी देर भी गोए रखे कि उसके जिस्म ही नहीं, रूह का भी कलझनवापन उतर जाए। लेकिन उस वक्त तक उसने गैन और जे बुलवाना था। बैठ जाओ। गफूरा मेंढक की तरह उकड़ू बैठ गया। नहीं नहीं, वह लपक कर खड़ा हो गया। इधर स्टूल पर बैठो। गफूरा नई दुल्हन की तरह सिमट कर दोनों हाथ गोद में रखकर बैठ गया, आँखों तले। गफूरा, तुम्हारी उम्र क्या है? जी पता नहीं। कमाल है, यानी पता ही नहीं। बहुत दिन हुए, अब्बा कहते थे 14 बरस का हूँ। कितने दिन हुए? कोई 3 दिन? नहीं, बहुत साल, जब अब्बा जान जिंदा थे और सरकार भी जिंदा थी। गफूरा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं नहीं बीवी, मैं कैसे? नहीं नहीं। अरे अहमक, इतना बौखलाने की क्या बात है? मगर गफूरा के कान इतने सुर्ख हो गए कि गजाला डरी कहीं टपक ना पड़े, पक्के टमाटरों की तरह। वह ऐसी बुधुन थी कि गफूरा की निगाहों का पैगाम उसके भेजे तक ना पहुंचा हो, मगर उसे कतई अपनी इंसल्ट महसूस ना हुई। बस हंसी आई। उफ, इतना बोर अहमक कौन बदनसीब झेलेगी। फिर उसे गफरा पर तरस आ गया। माली तौर पर उसकी हालत गजाला से गनीमत थी कि वह तो कौड़ी भी नहीं कमाती थी, लेकिन ज़हनी तौर पर गफूरा कितना महरूम था। उसके आलिम फाजिल बाप ने सिर्फ उसे कुरान पढ़ाया, वह भी बेमानी के। फिर उर्दू का कायदा शुरू कराया तो काम से फुर्सत ही ना मिली। गजाला को उन्होंने कुरान के साथ आमदनामा भी रटा दिया था। आमदन, आना, आमद, आया, आमदीद, आए। फिर थोड़ी सी उर्दू भी पढ़ा डाली थी। उर्दू में था ही क्या पढ़ने को। उसको कॉन्वेंट में तो बताया ही नहीं किसी ने। उसके कॉन्वेंट में 8वीं से हिंदी शुरू हो गई थी। पतली सी किताब थी। लड़कियां रटकर हिंदी में 3rd डिवीज़न मार्क ले आती थी। कमबख्त पोजीशन गिर जाती थी।
इसे तो संस्कृत अच्छी, 12 छोटे छोटे श्लोक रट डालो, 95 नंबर मिले धरे हैं। उफ, स्कूल से कैसी जान जलती थी। जब स्कूल छूटा तो जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। खैर, अंग्रेज़ी के सहारे वह लाइब्रेरी से 4 आने फ्री हफ्ता ढेरों किताबें ले आती थी। लाइब्रेरियन तकाजा नहीं करता था। काफ़ी रुपए चढ़ गए थे, बहुत मुश्किल से अदा किए, और उसके बाद वह कबाड़ियों की दुकान से पुरानी अंग्रेज़ी की किताबें और रिसाले 2 आना हफ्ता पर ले आती थी। ज़्यादातर मिल्स एंड बून के और बारबरा कॉटलैंड के तारीखी रोमान उसे पसंद आते। दिन में एक किताब आसानी से डकार लेती। उन किताबों में उसकी अपनी महरूमियों के लिए मरहम था। 6-7 बरस से वह इन्हीं रोमानों की रंगीन फिजाओं में मवे परवाज थी। इन सब रोमानों की हीरोइनें बिल्कुल उसी की तरह गरीब मगर निहायत हसीन और पाकबाज थी। बड़े दुख उठाती थी। निहायत अमीर और बेहद मालदार और हैंडसम से टक्कर हो जाती। बेहद अक्कड़ और बदमिजाज खुर्रा औरत ज़ात से मुतनफ़िकर आवारा बदमाश उस नाजुक अंदाम फूल जैसी हीरोइन का बेहद धोबीघाट करता, तोड़ता मरोड़ता और जलते सुलगते बोसों की बारिश में उसे भुना भुलसता। उसका तन मन उस जालिम दरिंदे के इश्क में पिघलकर मोम हो जाता। वह नामुराद टूटा हुआ दिल लेकर भागती, तब वह उसके पीछे दौड़ता और बताता कि वह किस बुरी तरह से उस पर ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार दिलो जान से और रूह की गहराइयों से आशिक हुआ है, और वह उसे शादी कर लेता और हंसी खुशी बीतने लगती। लेकिन इस नामुराद मुल्क में उसके नसीब के तमाम डैशिंग हीरो सिर्फ अमीर लड़कियों पर आशिक होते हैं और शादी करके ढीले मोटे फप्पस होने लगते हैं। 2-1 बार लाइब्रेरी में उसे लड़कों ने मीठी नज़र से देखा, कॉफ़ी की दावत भी दी, सिनेमा भी दिखाया, मगर बदले में निहायत टटोलने पर मुसरिये और सख्त नागवार माहौल में उसे जान छुड़ानी पड़ी। एक दफ़ा एक काफ़ी हैंडसम और अमीर लड़का उसके पीछे लगा, खूब मोटर दौड़ाई और उसके बाल हवा में उड़े, मगर जब एक निहायत मैले होटल के कमरे में वह एक दिन उस पर चढ़ बैठा तो उसने उसके बाजुओं में दांत गड़ा दिए। यू बिच, उसने गाली दी और वह जकंद मार के बाहर निकल गई। वह उसके पीछे बहुत खुशामदे करता लग रहा था, मगर ना जाने क्यों वह कतई न पिघली। वह उसे निहायत गंदी गालियां देता, मोटर भगाता और उसे घर से मीलों दूर छोड़कर चलता बना। घंटों पैदल और फिर खड़खड़ाती बस में रगड़ती घर पहुंची तो गफरा ने उसे गजाला कहकर खून थुकाया। अगर वह इतनी दूर और ऊंचा ना होता तो वह ज़रूर उसके मुंह पर चांटा जमा देती। इंतकामन उसने गफूरा को धर घसीटा। कहोगा आ आ गा आ। गफूरा रुआंसा हो गया। गा। अरे क्यों निगोड़े को हलकान कर रही है बेटी गज़ल। वह हमेशा उसे बड़े रुमानी नामों से पुकारा करती। थोड़े दिन तो वह खुद को हसीन समझती रही कि हर नवाबजादी नाजुक अंदाम और रोमांटिक होती है। उसकी निस्वानियत शर्मो हया, नज़ाकत, लताफत, मुस्कुराहन होती है, लेकिन उसे मालूम हो गया था कि कमाऊ दौलतमंद दूल्हा के लिए दौलतमंद बीवी ही सबसे बड़ी मलाइका होती है, और निस्वानियत, नज़ाकत, लफाफत और शर्मो हया का तकाजा है कि बीवी में मुआफ़ कर दे और जायदाद खुदाए मजाजी के नाम। इसमें क्या ऐब की बात है। मौजूदा हालात में अगर वह भी कमाऊ पूत होती तो कानी भैंगी मगर बेहद अमीर दुल्हन ब्याह के लाती कि कोठी की मरम्मत हो जाती, दुकानदारों के कर्ज उतर जाते और अम्मी को पहाड़ पर आराम के लिए किसी सैनिटोरियम में दाखिल करवा देती। तब वाकई उसे वह बदशक्ल बीवी परिजाद लगती और पहली फुर्सत में वह कोई हसीन छोकरी ढूंढकर उसके साथ ऐश उड़ाती। जाहिल है वह लोग जो दौलत पर नाक भौं चढ़ाते हैं बनते हैं, जो रियासत को हिकारत से देखते हैं और गरीबी को खुदा की रहमत समझते हैं। अगर ऊपर से कोई गैन को गाफ, जे को जीम और फे को फ कहे तो कत्ल की वह मुजरिम हरगिज ना होगी। उसे फांसी देना ज़ोहनी और अखलाफी पस्ती का सबूत होगा। उस पर मादियत छा रही थी। किसी को जलाने, जलील करने और ठुकराने की जो जी चाह रहा था उसे दूर दूर गफूरा के सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा था। और जब उसने अकड़कर कहा,
गजाला बीबी, बेगम साहब बुला रही हैं। दुख में आंसू जाने कहाँ जा मरते हैं और हंसी का सत्यानाश मारने उमड़े चले आते हैं। और जब चौके पर दस्तक लगाकर गफूरा हस्बे आदत दहलीज पर पतीली पहुँचने बैठ गया तो गजाला का पारा जना जन ऊपर चढ़ने लगा। छोड़ो पतीली गधे, गफूरा ने डर के पतीली से हाथ खींच लिए। यहाँ बैठ के खाओ, उसने दस्तकवान के कोने की तरफ इशारा किया। अम्मी लौकी का शोरबा पी रही थी, नथुने फड़कने लगे। अंग्रेजी में बोली, डोंट बी सिली। उसने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, आई एम नॉट सिली। यह भी इंसान का बच्चा है, कुत्ता नहीं, सैयद है, पठानों से ऊंचा आले रसूल, और हमारे रसूल तो गुलामों को साथ बिठाकर खिलाते थे। अम्मी काफ़ी पक्की मुसलमान थी, बैठकर सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ दी, मगर नमाज मुश्किल से ही कज़ा करती। मगर इस्लाम के ऐसे इश्तराक और मुसावा के असूलों पर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की कायल थी। जा गफूरा प्लेट ला। गफूरा प्लेट लाया और सहमा सहमा उक बैठने लगा तो वह दहाड़ी, पालथी मार के बैठो। गफूरा की पालथी ऐसी फुर्ती से मरी कि गजाला को अच्छू लग गया। गफूरा का दम घुट रहा था। निवाला निगलते ही सहम जाता कि कहीं निगलने का धमाका बीबी को चौंका न दे। गजाला को महसूस हुआ जैसे वह मिल्स एंड बून या बारबरा कॉटलैंड का डैशिंग बेरहम लखपति मर्द है और गफूरा नादार नाजुक अंदाम कुंवारी हसीना है, और उसे चाहिए कि हसीना को पछाड़ कर उस पर दहकते हुए बोसों की बारिश कर दे और कहे, डार्लिंग आई लव यू सो। मगर वह ज़ोर से हंसी भी नहीं और गफूरा के लाल अंगारा कान देखकर दुखी हो गई। यही नहीं कि उसके लिए पैगाम नहीं आए बूढ़े दुहाजों या क्लर्कों के। वैसे कोठी खंडर सही, काफ़ी रकबे पर खंडर फैला था। पीछे जहाँ कभी फलों से लदा बाग, बेला, चमेली और गुलाब के तख्ते खिला करते थे, संगमरमर के तालाब में सुर्ख मछलियाँ तैरा करती थी। थूहर, बटखटिया और बबूल के सिवा सब पेड़ बूढ़े होकर कुछ दिन ईंधन के काम और टाल वाले के हाथ बेचने पर दाल दलिया के काम आ गए थे। मगर एक दिन वह चौंक पड़ी। वह साहब जिन्होंने खाला अम्मा की कोठी खरीदी थी, उनका कारिंदा आया और कोठी का तखमीना मालूम करने लगा। गजाला ने कभी कोठी की कीमत पर गौर ही नहीं किया था। एक दफ़ा और जिक्र छिड़ा था तो अम्मी बेहद रोई थी। नहीं, मैं आपा जान की तरह बुजुर्गों की बख्शी जायदाद नहीं बेचूंगी। अम्मी पर उसे आज बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वह सीनियर कैम्ब्रिज कर लेती तो ज़िंदगी बन जाती। वह यूं ही शादी के कॉलम देखा करती थी, उनमें भी कॉन्वेंट की पढ़ी लिखी लड़कियों की खासी मांग थी, खास तौर पर बाहर बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर लगे हुए दूल्हा की तरफ से। उसने कारिंदे से कहा, इस वक्त अम्मी सो रही हैं, कल परसों जवाब देंगे। फिर अम्मी ने बताया, कोठी के कागजात अंदर के कमरे में मचान पर काले संदूक में रखे हैं। जब गफूरा आया, उसने मचान पर चढ़कर पहले तो जाले और खाक धूल झाड़ी, फिर बड़ी मुश्किल से ताला खोला। कागजात के अंबार में पहला लिफाफा ढूंढकर निकाला। उसमें न जाने कौन से कागजात थे। जाहिल लठ गफूरा पर उसे बहुत गुस्सा आया। नीचे उतरो। गफूरा सहम कर उतर गया और वह खुद चढ़ने लगी, मगर फिसल पड़ी। बंदर की औलाद क्या फुर्ती से चढ़ गया और उसके फिसलने पर हंस भी रहा था। वह उस पर बरस ही पड़ी, लेकिन इस बार उसके उजले दांतों की कतार देखकर सकते में रह गई। बचपन में तो उसके दांत बड़े ही उबड़ खाबड़ थे। ई करो जी, करो ई, उसने दांत निकोसकर बताया। ई, गफूरा ने नकल की। अरे वाह, पढ़े, तुम्हारे दांत तो एकदम बिनाका टूथपेस्ट का इश्तेहार हैं। वह गर्दन टेढ़ी करके उसे गौर से देखने लगी, यानी गूदड़ में लाल छिपा था, और उसने नोटिस ही न लिया। महागधी। ठोड़ी हथेली पर रखे वह सोचती रही, अगर गफूरा को बना संवार कर चलाया जाए तो चल जाएगा। एक दिन उसकी सहेली ने कहा था, हाय सो क्यूट। अगर धोया मंजा जाए तो गफूरा काफ़ी क्यूट रहेगा, और कमबख्त बाल खशखाशी करके कद्दू जैसी खोपड़ी पर अगर एल्विस प्रेस्ले का विग लगाकर टॉम जोन्स का टाइट जीन मार्वेलेस कमबख्त जूते गांठने से बेहतर है। फर्स्ट क्लास जिगुल बन सकता है।
गफूरा, अब के तुमने बाल कटवाए तो समझ लो तुम्हारी चप्पल से ऐसी चांद गंजी की जाएगी कि बस। जी। गफूरा बिदका। बाल कटाना एकदम बंद। हम काटेंगे तुम्हारे बाल खुद, और हाँ, यह मूछ राज कपूर कट नहीं चलेगी। छोड़ो। छोड़ू? यानी बढ़ने दो, बस बाल और मूछें बेमुहार बढ़ने दो। मगर गजाला बीबी? हद तेरे की नामुराद गैन भी बहक तस्लीम हुई। गजाला ब्यूबा, उठ, छोड़ यह गैन, तुम्हारे बस के नहीं। कल से तुम अंग्रेजी पढ़ोगे। ABCD तो अब्बा जी ने सिखा दी थी। CAT कैट, K माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा। बुद्धू, कैट मायने बिल्ला हो सकता था, और रैट की मादा भी होती है, ही कैट और शी कैट। अरे भोंदू, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। अच्छा, बस इधर आओ। गफूरा शर्माता लजाता बड़ा। झुको। जी। हम कहते हैं झुको, तुम्हारी पीठ पर चढ़ना है। बीबी? ओ इडियट, झुको। गफूरा झुक गया और वह उसकी पीठ और फिर कंधों पर चढ़ गई। हाँ, अब हौले हौले खड़े हो, एहतियात से। अगर मैं गिरी तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। मचान पर चढ़कर वह कागज़ ढूंढती रही और गफूरा भाग कर गया और नल के नीचे कान ठंडे करने लगा। 2-3 दिन तक साहब का करिंदा नहीं पलटा। उसे भी नहीं मालूम था कैसे सौदा शुरू करे। लेकिन दूसरे दिन एक और आदमी मोटर में आया। कोठी और महल का ज़मीन की कीमत पूछी। हमने अपनी वकील से बात करके बताएंगे, आप कल आइए। अगर दूसरा आदमी ना आता और खुद सेठ रमेश चंदर, तो वह दोबारा सोचती भी नहीं। ना भाई, मुसलमान भाई को देंगे कोठी, अपना ख्याल करेगा। व्यापार में हिंदू मुसलमान की क्या कैद, दोनों में से जो ज़्यादा दाम देगा। मगर अम्मी, पैसे का कोई धर्म नहीं होता, बस कमी और इफ़ारत की टक्कर होती है। और तीसरे दिन खलीकुज़म्मा साहब के लड़के के लिए गजाला का पैगाम आ गया। अम्मी तो रो पड़ी। वह नाउम्मीद हो चुकी थी कि बच्ची के नसीब कभी ना खुलेंगे, मगर खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अपनी जात पात का भी है, तेल का कारखाना है, अपनी वकालत भी करता है। हाय, मेरी लाडले के हाथों में मेहंदी रचे, खैर से अपने घर बार की हो। अम्मी देर तक वजीफ़ा पढ़ती रही और गजाला पर फूंकती रही। सेठ और खान साहब इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, गफूरा ने कहा, और खे साफ ना बोलने पर गुस्सा के बजाय ना जाने क्यों गजाला को मसर्रत हुई। शाम को एहसान खालू आए। अब्बा हुजूर के जनाजे में शिरकत करके जो गए तो आज पलटे और आते ही अम्मी पर कुर्बान होने लगे। ठंडी आवाज़ में बोले, हमारी तुम्हारी ठीकरे की मांग थी, मगर किस्मत को और ही कुछ मंजूर था। तुम्हारी इस नाकदरे से हो गई और मेरी कनीज़ फातिमा से किस्मत फूटी। कैसी हैं कनीज़ आपा? अम्मी के चेहरे पर 2 बूंद खून फिर गया। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी, वह अभी भी है। दोस्तों का ताना, कव्वाली सुनने पर दांता किल किल, लड़कियां जवान, कोई ठिकाना है मुसीबतों का। लड़के चाहते हैं पढ़ी लिखी कमाऊ बीवी, कहो बेशर्मो बीवी की कमाई पर ऐश करोगे। शहजादी बेगम तो खुदा के फजल से अब मेरा ख्याल है मुझसे 8-9 बरस छोटी होंगी। क्या बताऊं, कलेजे पर चट्टान रखे हैं और नामुरादे तीनों ननिहाल पर पड़ गई। जावेद मेरे ऊपर गया सो वह पाकिस्तान चला गया। सुना है शादी कर ली है? हाँ, बड़े जनरल की बेटी है, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। पिछले साल हम दोनों चले ही गए, सूरत को तरस गए थे। हर साल यही किस्सा कि आइंदा साल आऊँगा। मेरी बदली होने वाली है। मैंने कहा ऐसी तैसी बदली की, मगर जाके पछताए। बस एक कमरे में बंद रहे। ड्राइंग रूम में पार्टियां चल रही हैं। बहुत कहा, तुम्हारी आपा ने भली मानस तंग पजामा छोड़, कहती हैं कि गज लट्ठा चुकता है गरारे में, 2 गज में घुटना बनता है। बहुत देर तक बैठे रहे। खाने में दाल और भिंडी की भाजी देखकर गए और होटल में गुलावठी के कबाब और खमीरी गरम गरम रोटियां ले आए। फिर तो एहसान खालू सुबह शाम आने लगे। बैठे अम्मी से बातें किया करते थे और कोठी की कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए वकील की फ़ीस चाहिए थी। पड़ोस में पंडित जी कभी किसी वकील के कारिंदे रह चुके थे। दमे के मर्ज ने लाचार कर दिया था।
बैठे खांसा करते थे। गजाला गफूरे को लेकर उनसे मिलने गई। अदाब अर्ज़ पंडित चचा। अरे गजाला बेटा, किधर भूल पड़ी? तुमने तो जब से स्कूल छोड़ा सड़क पर भी नज़र नहीं आती। हम उधर से कई बार गुजरे, चमन में भी नहीं दिखाई पड़ी। अब चमन है कहाँ चचा, खाक उड़ रही है। बेगम साहब तो अच्छी हैं जी, इधर हफ्ता भर से जी अच्छा है। अकेलापन सबसे बड़ा मर्ज है बेटा। एहसान खालू आ जाते हैं, उनके साथ ताश खेल लेती हैं, वक्त गुजर जाता है। अच्छा, एहसान मियाँ आने लगे? उनकी इनायत है। खानदान वाले कुछ हिजरत कर गए, कुछ दूसरे शहरों में चले गए, कुछ यहीं भूल बैठे। यही ज़माने की रीत है बेटा। सुना है कोठी बिक रही है, उसी के बारे में आपसे सलाह लेनी थी। 20,000 मिल रहे हैं। अम्मी को पहाड़ पर सेनेटोरियम भिजवाना है। पंडित भी चुप चिलम कुरेदते रहे। मुझे तो पता नहीं क्या भाव है जायदाद का चचा। हरामी पिल्ले, क्षमा करना बेटा, गंदे बोल मुंह से निकल गए। यह पक्के चोर हैं। मैं तो खुद तुम्हारे पास आने की सोच रहा था। गिद्ध हैं बेटा यह सारे के सारे, चाहे वह किसी धर्म के चालक हों। उनका धर्म बस धन दौलत है। सुना है तुम्हारे लिए खान साहब के बेटे की मांग आई है। जी, कोई बड़ा रोग नहीं, बस सूरत से बेसूरत हो जाता है। छूत भी नहीं, पर बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। वैसे लड़का लायक है, बड़ा दुखी है। अरे शादी ब्याह की बात बाद में देखी जाएगी चचा। ज़मीन का क्या भाव है? कोठी की तो बस दीवारें ही लीप पोत के मरम्मत हो सकती है। दरवाजे खिड़कियां सब घुन गए हैं, फर्श भी उधड़ रहे हैं। इलाका बड़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है। मेरी यह तिल भर की कोठी के 14,000 लग चुके हैं, पर मुझे नहीं देनी। मैं तो सोच रहा हूँ परचून की दुकान खोल लूँ। पीछे आंगन है, बह बेटे के लिए अलग कमरा है। यह मेरी कोठड़ी सड़क के किनारे है। यह दलान भी माल सजाने का काम आ जाएगा। सोडा वाटर की पेटी तो सुबह और शाम मंगवाता हूँ। यह संदूक मीठी गोलियों का भी है, बाल बच्चे ले ही जाते हैं। बैठा बैठा ऊब जाता हूँ। बहू का जापा हो ले तो सोचता हूँ उससे मीठे सेब और तिल के लड्डू बनवा कर रख दूँ। बड़ी सुगड़ बच्ची है। अरे चचा, आप तो अच्छा खासा स्टोर खोल सकते हैं, साबुन वगैरह। अरे हज़ारों वस्तुएं, तेल फुलेल वगैरह, बिस्कुट। खैर तो बेटी सोच समझ के सौदा करना। सामान के लिए भैया जी रुपए लगाएंगे। अरे क्लर्की में पेट भर जाए तो बहुत समझो, फिर बह के जापे में खर्चा होगा। और बेटा मैं तो बैंक से 3,000 ले रहा हूँ। बैंक से? कैसे लेते हैं बैंक से कर्ज? किसी दिन चली रिक्शा में मेरे साथ, सब समझ जाओगी। कल ही चलती हूँ। कितने बजे चचा? यही कोई 10:30-11 बजे से बैंक खुलता है। अरे घोंचू? जी गजाला बीबी, गुफरा बोला। तुम घोंचू हो? आप ही कहती हैं। देखो आइंदा मैंने घोंचू पुकारा और तुम बोले तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? जी। कल जुम्मा है, जुम्मेरात है कल तो। खैर परसों तुम्हारे बाल कटवाने का दिन है और जुम्मा मुबारक दिन। शहादत का दर्जा भी नसीब होता है जुम्मे के दिन। गफूरा कुछ ना बोला, मगर हंसी दबाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। हाथ हटाओ, गजाला ने डॉट बताई। गफूरा को हाथ रखने की ज़रूरत न रही। कहो ई। मगर गफूरा गुमसुम खड़ा रहा। उसके बाल काफ़ी बढ़ गए थे और माथे पर झुकाए थे। मुंह के ऊपर होठ भर गई थी। एकदम उसकी पिंडलियों में चिंटियाँ सी रेंगने लगी। फिजा एकदम गुंग हो गई। दूर कहीं पनकची फाख्ता की तरह कप कप बोल रही थी, दिल की धड़कन के ताल सुर पर। ना बादे सबा थी, न फूलों में महकते हुए तकते थे, न रोशन चांद। बिजली के खंभे पर कोई मरगिल्ला बीमार कुआं ऊँग रहा था। रास्ते में नर्म नर्म घास नहीं, मलबे और कूड़े के ढेर थे। वह बौखलाकर जल्दी से मुड़ी और कोठी के झूलते हुए फाटक की तरफ लपकी। मलबे के ढेर से टकराकर उसके सैंडल की एड़ी निकल गई और पैर गंद भरे गड्ढे में जा पड़े। गफूरा बेसाख्ता आदतन लपका, मगर मनहूस ने उसे कोलियों भरकर उठा लिया तो वह भस्म हो जाएगी, लेकिन वह ठिठक गया। कीचड़ से पैर निकालकर उसने सारी दुनिया से नफरत करते हुए हाथ उठाया। गफूरा का गरम खुरदुरा हाथ थामकर वह खड़ी हुई। उसने अपना हाथ खींचा। अगर गफूरा ने उसका हाथ ना छोड़ा तो? मगर गफूरा ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया।
मुट्ठी में लम्स समेटे वह कोठी के अहाते में दाखिल हो गई। कहानी यहीं समाप्त हुई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे चैनल को जिन भी मेरे प्यारे दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।